और अब खबरें विस्तार से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में फंसे हिमाचल के 5 छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ देर में सभी 5 छात्र दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी हां, कुछ ही देर में सभी 5 छात्र दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये तमाम के तमाम छात्र जो हैं वो हिंसाग्रस्त इलाके में मणिपुर में फंसे हुए थे और हिमाचल के ये 5 छात्र हैं जिन्हें वहां से यानी मणिपुर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ देर में सभी 5 छात्र दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 छात्रों के लिए संकट मोचक के तौर पर एक तरह से वो काम आए। उन्होंने न सिर्फ छात्रों के लिए इम्फाल से स्पेशल फ्लाइट चलवाई बल्कि छात्रों की वापसी के लिए अपने पॉकेट से पैसे भी दिए, जिसके बाद सभी 5 छात्र सुबह 8:20 पर इम्फाल से कोलकाता के लिए रवाना हुए और अभी वो कोलकाता से दिल्ली के फ्लाइट में हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी छात्र सीधे हिमाचल सदन पहुंचेंगे, जहां सीएम पहले से मौजूद है। जिन 5 छात्रों की वापसी हो रही है उनमें से 3 मंडी के रहने वाले हैं, जिनके नाम है सिमरन, सुजाल, कौंडल और अश्वनी कुमार। उनके साथ कुल्लू का रहने वाला नवांग चरंग भी है और हमीरपुर के छात्र केशव सिंह भी हैं। इनमें से 3 स्टूडेंट एनआईटी मणिपुर में पढ़ते हैं, जबकि 2 इम्फाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छात्रों ने ये तस्वीरें इम्फाल एयरपोर्ट से भेजी थी, जो कुछ देर में अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और अब ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मणिपुर की, जहां मैतेई आरक्षण की आग फैली है। जी हां, ये 3 तस्वीरें आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में आप गौर करें। पहली तस्वीर जो है वो मणिपुर की है, जिसमें आरक्षण को लेकर वहां पर हिंसा का माहौल बना हुआ है। आरक्षण को लेकर के जो मैतेई समुदाय है उसके खिलाफ जो हिंसा भड़की है उसकी तस्वीर है। कई दिनों से इलाके में हिंसा और आगजनी हो रही है। ऐसे ही एक इलाके में हिमाचल के 5 छात्र फंसे हुए थे, जिन्होंने सीएम सुक्खू से संपर्क साधा और वापसी के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद सीएम फौरन एक्टिव हो गए। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फौरन एक्टिव हुए। मणिपुर और सेना के अधिकारियों से बात कर छात्रों को पहले इम्फाल एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचवाया, लेकिन फ्लाइट में जगह नहीं थी तो इंडिगो एयरलाइंस से अनुरोध कर स्पेशल फ्लाइट चलवाया और छात्रों को टिकट के लिए अपने पॉकेट से पैसे दिए, जिसके बाद अब ये छात्र कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रवि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? क्या तमाम छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं या अभी थोड़ा समय है? बिल्कुल, देखिए अगले कुछ ही देर में जो कि फ्लाइट है वो लैंड होने वाली है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये उड़ान पहुंचेगी, जिसमें तमाम जो छात्र हैं, तकरीबन 5 छात्र हैं जो कि हिमाचल से जुड़े हुए हैं और एक छात्र कह सकते हैं कि आपको बता दूं कि एक महिला छात्र है इसमें। और साफ तौर पे खुद मुख्यमंत्री पल पल की खबर लेते हुए नजर आए, तमाम अधिकारियों के साथ संपर्क में थे और अपने इस ढंग से कह सकते हैं कि पूरी कह सकते हैं कि पूरा सहयोग किया गया छात्रों को। और तुरंत जो मणिपुर से ये जो फ्लाइट है वो पहले छात्र कोलकाता पहुंचे और कोलकाता से एयर इंडिया की फ्लाइट से वो पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे हिमाचल सदन, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खिलाड़ियों से माफ कीजिएगा इन छात्रों से मिलेंगे और इनके साथ उनके हालचाल जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हुए हैं, तमाम राज्य के छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं और राज्य द्वारा एक सहयोग किया जा रहा है तमाम छात्रों को वापस उनके राज्य में पहुंचाने के लिए। जी रवि, जानकारी क्या मिल रही है? मणिपुर में हिमाचल प्रदेश के क्या सिर्फ यही 5 छात्र थे या और छात्र रहे होंगे, पहले आ गए, या फिर और छात्र हैं जो अब आने वाले हो सकते हैं, या सिर्फ यही 5 थे? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मणिपुर में तमाम अलग अलग राज्य के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वहां पढ़ने के लिए और एजुकेशन के लिए वहां पर पढ़ाई करके वहां पर रुकते हैं। और इसमें अब तक जो 5 जो छात्र हैं जिन्होंने खुद से ही मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने तमाम अधिकारियों से बातचीत करके तमाम छात्रों को तुरंत उनके आने की व्यवस्था कराई गई। मगर इसके अलावा भी कई लोग हो सकते हैं जो फंसे हों, जो आने वाले समय में वो वापस पहुंचेंगे अपने राज्यों में। जी, तो अभी कितना समय और रह गया इन लोगों के दिल्ली पहुंचने में?
ये देखिए तकरीबन जो फ्लाइट है वो अगले कुछ ही देर में मतलब लैंड करने वाली है, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो इस तरह की उड़ान आती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद ये बाहर निकलेंगे और सीधा हिमाचल सदन पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री कुंदन सिंह सुक्खू मौजूद हैं। वो तमाम इन छात्रों से मुलाकात करेंगे, इनका हालचाल कुशलक्षेम जानेंगे और देखना ये होगा कि अपनी क्या आप बीती ये छात्र बताते हैं, मणिपुर में किस तरीके से माहौल है और किस हालातों में ये बचकर वहां से निकल पाए हैं। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप अपडेट लेते रहें, आपके पास हम फिर पहुंचेंगे। तो मणिपुर से वापस आ रहे हैं 5 छात्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं। और भी छात्र हो सकते हैं, लेकिन 5 छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से संपर्क साधा था और उसके बाद सुक्खू जो सीएम है उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारी कोशिशें की, स्पेशल फ्लाइट अरेंज करवाया, तमाम छात्रों को सेना से बात करके सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचवाया और अपने पैसे से टिकटिंग करवाई। और अब ये छात्र जो है आप दिल्ली तक पहुंचने वाले ही हैं और उसके बाद फिर हिमाचल सदन जाएंगे। जो अपडेट्स होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा, जिसे लेकर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आला कमान के साथ बैठक होनी है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान सबसे कांग्रेस के जो है वो सबसे सीनियर पार्षदों में से एक है। वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। ना अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए हैं, 1-2 दिन में शिमला आएंगे और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी और जल्द ही कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे। और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं। तो उस हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। शीर्ष नेतृत्व इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में। मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं, तो आप तैयार हैं? जो देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूँगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स हैं, आप किनको आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके एक पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। अब तो महिलाओं की संख्या और शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इन दोनों ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक में हार पर मंथन के बाद बीजेपी नेता सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि चुनाव में भारी अनियमितता हुई। निगम चुनाव को लेकर कई नियम बदले गए, फर्जी वोटर बनाए गए, जिसके चलते बीजेपी चुनाव हार गई। सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 9 सीटें जीत पाई है। इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया गया। चुनाव में बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं पर भीतरघात के भी आरोप लगे हैं, जिन पर एक्शन हो सकता है। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई, एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं।
केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती। 5 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार है। सारे प्रदेश की सरकार ने सारे प्रयास किए, मैंने पहले कहा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। इसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं का जहां जहां समीक्षा की है वहां कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद भी किया, नेताओं का धन्यवाद किया जिनके हमने ड्यूटी लगाई थी। लोगों ने पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया है, क्या उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी? देखिए, जहां तक जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उसका अधिकार कार्रवाई करने का प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे उनका विषय। और बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सुखू सरकार में सीपीएस बनाए गए नेताओं की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी ने सीपीएस की नियुक्ति के साथ मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पहले ही सीपीएस की नियुक्ति को अवैध ठहराया जा चुका है और संविधान में डिप्टी सीएम का भी प्रावधान नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आती है, और जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है तो जो लेजिस्लेशन का मूल मंत्र, जो छोटे राज्यों को आपने मंत्री बनाने से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसका बायोमीडिया नहीं हो सकता। आपको ध्यान होगा कि इससे पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने सीपीएस बनाए थे और उनको प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन सब की नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी। लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती की है। तो गलती की है तो अपोजिशन का काम उस गलती को उजागर करना है और उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे सीपीएस और डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उसको भी उच्च न्यायालय में। बीजेपी नेता राकेश जम्वाल ने कर्नाटक चुनाव में सीएम सुक्खू के बयान पर सवाल उठाए हैं। वहां चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने यह कहा था कि हिमाचल में 97% हिंदू हैं, फिर भी विधानसभा और शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। इस पर राकेश जम्वाल ने कहा कि सीएम सुक्खू का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हिमाचल की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी। जो हिंदुओं को लेकर जो टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कर्नाटका में जाकर जो कही है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो सारा देश जानता है, इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश से लुप्त हो रही है और मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहां ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। शिमला में सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के एक पोस्टर में बड़ी गलती हो गई है। पोस्टर ओपीएस लागू करने के लिए सीएम सुक्खू का धन्यवाद करते हुए लगाया गया था, जिसमें सुक्खू की बड़ी सी फोटो के साथ लिखा था ओपीएस बहाली के लिए हिमाचल सरकार का कोटि कोटि आभार, और उसके नीचे नरेश चौहान की फोटो लगी थी। मगर नरेश चौहान के फोटो के नीचे नाम लिखा था मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम।
पोस्टर लगने के बाद लोगों ने जब देखा कि नरेश चौहान की फोटो पर नाम डिप्टी सीएम का लिखा है तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि भला सीएम के मीडिया सलाहकार के नाम से जारी पोस्टर में ऐसी गलती कैसे हो सकती है। मामला सामने आने पर आनन फानन सभी पोस्टर बदल दिए गए, पुराने पोस्टर की गलती ठीक कर नए पोस्टर लगा दिए गए। नरेश चौहान ने इसे छोटी सी गलती बताया और इस मुद्दे पर ज्यादा बोले बिना कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कर्नाटक चुनाव में पीएम के बयान पर हमला बोला और कहा कि पीएम को नहीं पता कि सरकार 10 में से 3 गारंटियां पूरी कर चुकी है और 5 साल से पहले सभी गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। जहां तक गारंटियों का सवाल था, कांग्रेस पार्टी ने पहली कैबिनेट में ओपीएस को किया था और उसी दिन जो है दूसरे कामों के लिए सब कमेटीज बन चुकी थी। तो हम अपनी गारंटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी दी है और बाकी गारंटियों पे भी काम सरकार आगे बढ़ा रही है। तो हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादे 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि हम 4 साल के कार्यकाल में 10 गारंटियों के ज्यादा काम करेंगे। जो गारंटियां दी हैं वो निश्चित तौर पर अपने कार्यकाल से 1 साल पहले पूरी की जाएगी। ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने पहले भी प्रदेशवासियों। मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलर में अधिकारियों के साथ खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीपीएस रामकुमार चौधरी और नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेतहाशा खनन नहीं होनी चाहिए और जहां भी खनन किया जा रहा है वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूर किया जाए। चाहते हैं कि दरख्त ज्यादा लगे, कटे अगर एक कम से कम 100 दरख्त और लगे, 100 प्लांट और लगे और बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग खनन जरूर करें क्योंकि प्रगति भी होनी है, परंतु एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए और आगे आने वाली जनरेशन की भविष्य को देखते हुए मेरा अपना मानना है कि हम लोग अच्छी एक नीति से ही खनन करें और जहाँ पे रेगुलर वे में हो रहा है उस पर बहुत क्लोज वॉच करें और इसके लिए लीडरशिप को भी काम करना पड़ेगा, प्रशासन। नूरपुर के एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। देह व्यापार का धंधा आरडी होटल में चल रहा था। यह होटल डमटाल थाने के भद्रोया इलाके में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां जब छापेमारी की तो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले एक युवक को कॉल गर्ल के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। अरुण कुमार नाम का युवक लड़की का सप्लायर बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। हिमाचल के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी साइबर अपराधियों का शिकार बन गए। जी हां, आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन खबर सही है। हिमाचल के पूर्व डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईडी भंडारी साइबर अपराधियों का शिकार बन गए। पूर्व डीजीपी को झांसे में लेकर अपराधियों ने उनके खाते से 79,900 रुपए उड़ा लिए। उनके साथ हुई घटना बेहद हैरान करने वाली है। उन्होंने एक कंपनी से ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया था, लेकिन जब सामान नहीं आया तो कस्टमर केयर पर कॉल करने के लिए उन्होंने गूगल पर नंबर सर्च किया, मगर गूगल पर मिले जिस नंबर को उन्होंने डायल किया वो अमेजन का नहीं बल्कि अपराधियों का था, जिन्होंने पूर्व डीजीपी को झांसे में लेकर पहले एनी ऐप डेस्क डाउनलोड करने को कहा और फिर उसके दूसरे दिन उनके खाते से 2 बार में 79,900 रुपए उड़ा लाए। पूरी बात डीजीपी साहब की बातों को गौर से सुनिए ताकि आप ऐसे फ्रॉड से बच सकें। सुनिए डीजीपी साहब पर जो कुछ बीती है वो आपको वो किस तरह से बता रहे हैं। भंडारी साहब, कैसे ये आपके साथ ये फ्रॉड हुआ और अब शुरू से हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अवेयर हो सके। दरअसल में मैं सामान खरीदता था इस पे अमेजॉन पे। मैं गांव में था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मंजासू हमारा गांव है। तो 2-3 महीने हो गए, कुछ सामान मेरा नहीं आ रहा था। तो उस दिन 13 मार्च की बात है। तो ऐसे बैठ के मैं इंटरनेट पे कस्टमर केयर जो अमेजॉन का है उस पे फोन ढूंढ रहा था कि उनसे बात की जाए किसी से कि ऐसे सामान नहीं आ रहा। तो वहीं पे शायद ये फ्रॉडस्टर का नंबर था। तो जैसे उसको मिस्ड कॉल गई तो थोड़ी देर के बाद मैंने बंद भी कर दिया, पर उसकी कॉल दोबारा आई मेरे को।
और उसने कहा कि आपने ऐसे कस्टमर केयर में कॉल की है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है, सामान नहीं आ रहा है। तो उसका मैंने नाम पता भी पूछा, कहां से बोल रहे हैं, सारी डिटेल ली। तो उसने सारा कुछ बताया। वो लेटर ऑन नेचुरली फ्रॉड ही होगा। तो उसने मेरे को कहा कि आप फलां एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वो रूस्ट डेस्क नाम की एप्लीकेशन थी। तो मैंने वो डाउनलोड की। तो उसके बाद वो मेरे को बताने लगा, हाँ हाँ आपका ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं इसको कैसे पता चल रहा है, बट आई थिंक उसी टाइम उसने मेरा फोन वो क्लोन कर लिया, या सारी इन्फॉर्मेशन डाटा चुरा लिया। तो उसने मेरे को बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या है। तो 10-12 मिनट वो बात करता रहा। तो मैंने कहा कि यार इतनी देर से एक ही बंदे से बात कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मेरे को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा मेरे को लगता है कि आप कोई चीटिंग का चक्कर तो नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं आप। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करता रहा। तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को दोबारा फोन आया, कोई आई थिंक मस्ट बी अराउंड 9:30। तो ये दोबारा बात करने लगा। मैंने कहा भाई आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे, फ्रॉड करना है, कोई चीटिंग करनी है? तो कहता है शाम तक पता चल जाएगा आपको। पर मैंने इस चीज को बड़ा उससे नहीं लिया कि मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है। तो आपको ये पता कब चला कि अकाउंट से पैसे चले गए और ये फ्रॉड हो गए? हाँ, तो उसी दिन जिस दिन इसने कहा शाम को देख लेना, 14 तारीख को 5:30 बजे के करीब, या शायद 5:40 के करीब, जब सारे पुलिस स्टेशन या ये छुट्टी हो जाती है ऑफिस में, बैंक्स वगैरह में, तो मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 49,999 रुपए निकल गए HDFC फलानी उसमें जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो गए। तो और मेरा लड़का भी मेरे साथ था, ऐसे घूम रहे थे, हम टहल रहे थे। मैंने कहा यार सडनली ये पैसे तो मैंने निकाले नहीं, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो रही है कुछ। तो हम भी चेक करने लगे और वी वांटेड टू शिफ्ट मनी फ्रॉम दैट अकाउंट टू दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो शिफ्ट नहीं हुआ। इतने में 3-3.5 में भी 4 मिनट के अंदर अंदर उसने 30,000 और शिफ्ट कर दिए। और हिमाचल में आने वाले सैलानी पैराग्लाइडिंग का मजा जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन पैराग्लाइडिंग के वक्त लापरवाही बड़ी भारी पड़ सकती है। हाल ही में कुल्लू में एक महिला के रीढ़ में गंभीर चोट आई, जिसको ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसे में पैराग्लाइडिंग को लेकर क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्टर फराह खान ने दिल्ली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक अग्रवाल से खास बातचीत की। हर कोई पहाड़ों पर जाना चाहता है और कुछ एडवेंचरस करना चाहता है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप पैराग्लाइडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये देखा जाता है कि लोग जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सीधा बात करते हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक गुप्ता से, क्योंकि एम्स द्वारा एक स्टडी की गई है जिसमें बताया गया है कि एक पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में एक्सीडेंट होने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। तो ज्यादा जान लेते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 28 वर्षीय महिला जाती हैं और उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है ऐसे मामले। तो कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस को? देखिए, अगर देखा जाए तो कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट बिना रिस्क के नहीं होता। उसके बावजूद भी लोग एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग उसमें एक स्पोर्ट है। पैराग्लाइडिंग में आप एक हिली एरिया, माउंटेन एरिया पे जाते हैं जिसमें आपको कुछ दूर तक पहले भागना पड़ता है। उसके बाद में नेचुरली एक पीछे से एक उसका जो पैराग्लाइडर जो होता है वो पैराशूट के साथ में खुल जाता है एंड देन यू गो इन द स्काई। उसकी जो हाइट होती है, यू कैन गो एज हाई एज 7,000 फीट तक आप ऊपर जा सकते हो उसके अंदर, और काफी अच्छी स्पीड होती है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी को भी ये स्पोर्ट एक्टिविटी अगर वो करना चाहते हैं तो सारी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। किस जगह आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहां की उनकी टेक्निकल उनके पास एक्सपर्टीज है या नहीं है, और आपको पीछे बैक सपोर्ट, एंकल सपोर्ट, हेलमेट, और आपको ठीक से गाइड किया गया नहीं गया। होता यह है आमतौर पे कि कोई भी इंसान जाता है, हिली एरिया पे जाता है, उसको लगता है कि एक कोई कैब ड्राइवर वगैरह उनको लेके जाता है कि हम आपको पैराग्लाइडिंग का स्पोर्ट करा देंगे, विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी गाइडेंस कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली। ऐसा ही प्रिशिना के केस में हुआ था, उनको कुछ नहीं पता था। एंड मुझे लगता है कि गर्मियों के सीजन में बहुत क्राउड रहता है, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है।
प्रशीना हमारे पास जिस दिन आई थी तो उसको 2 दिन पहले चोट लगी थी वहां पे कुल्लू में एक पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स सेंटर में। एंड जब वो हमारे पास में आई थी उसको एक L1 वर्टेब्रा का फ्रैक्चर था जिसमें एक बोनी चिप स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा था। तो सेम डे उसको हमने एडमिट करके उसका ऑपरेशन किया और उसको स्पाइन को स्टेबलाइज करा, फिक्स किया। अभी फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है कि 1-2 दिनों में वो घर जा पाएगी। लेकिन इस केस में हमने एक चीज पाई कि जो उसके हस्बैंड ने हमें बताया कि जब उनको चोट लगी तो उनको ऐसे ही हाथों से उठा के उनको अस्पताल में शिफ्ट करा गया, जो बिल्कुल गलत है। आमतौर पे जो सेंटर्स इस तरह के ट्रेनिंग या एक्टिविटीज करते हैं उनके पास एक बेसिक नेसेसिटी स्पाइन बोर्ड होना बड़ा अनिवार्य है, जिससे कि किसी इंसान को अगर स्पाइन की चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो उसको स्पाइन बोर्ड पे इमोबिलाइज करके उसको पास के निकट के अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। सर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये मामले देखे जा रहे हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो एक महिला की डेथ हो गई थी, तो कैसे ये दुर्घटना होती है, क्या जरूरत ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि इसके कुछ मीजर्स होते हैं। आप जाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखकर जाना चाहिए? देखिए, दुनिया के अगर आप आंकड़े देखिए तो करीबन 100 से 300 मामले हर 1 लाख जंप में नोटिस किए गए हैं। मतलब हर 1 लाख जंप्स के अंदर 100 to 300 एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें आमतौर पे सबसे कॉमनली डोर्सल लंबर स्पाइन यानी कि जो लंबर स्पाइन का जो जंक्शन होता है वहां पे चोट लगती है। कभी कभी गर्दन की हड्डी में भी चोट लगती है, छाती में भी उनको ब्लीडिंग हो सकती है, प्लस घुटनों की चोट लग सकती है। तो आप न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक गुप्ता को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किन सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियां हो गई हैं, हर कोई जो है वो अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहा है। तो अगर आप भी ऐसे किसी एडवेंचरस स्पॉट पर जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।